हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था 21/12/2021 को उसका सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन को हम देखेंगे, जिसमें हम सीडीपी को कवर करेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन है कि एक बाल केंद्रित कक्षा में क्या होना चाहिए। बहुत से संसाधनों का प्रावधान ये होना चाहिए। लाचिलता समीकरण ये भी होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक एकमात्र आधार इसको नहीं मानना है। छात्रों की सक्रिय भागीदारी होना चाहिए। एक संरचित पाठ्यक्रम और योगात्मक आकलन ये भी निगेटिव है, ये नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही है, 1, 2 और 4। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विभिन्न भाषाई पृष्ठभूमि से मतलब विभिन्न भाषा के पृष्ठभूमि से आने वाले विद्यार्थियों को कक्षा में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। वह विद्यार्थियों को हाशिए पर समुदाय से आते हैं उसको घर पे ट्यूशन के लिए करना चाहिए, नहीं ये नहीं करना है। जब भी विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में बात करे तो उन्हें प्रोत्साहित करना है, हतोत्साहित नहीं करना है। ऑप्शन नंबर थ्री है जो कक्षा में सम्मान की संस्कृति पैदा करना, जिससे विद्यार्थी को अपनी अपनी भाषा और बोली के बारे में बात करने में प्रोत्साहित किए जाए। ये ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। विद्यार्थियों को बताना कि केवल स्कूल द्वारा निर्धारित मानक भाषा में बात करना, ये भी निगेटिव हो जाएगा। तीन नंबर क्वेश्चन कह रहा है कथन और तर्क है। कथन में पहला नंबर है विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों की कक्षा में सभी विद्यार्थियों के अधिकात्मक अनुभवों को बढ़ाती है, ये सही है। 2 नंबर तर्क कह रहा है समावेशन में केवल उन्हीं विद्यार्थियों को लाभ होता है जो दृष्टि बाधित और श्रवण रूप से बाधित है, जिन्हें विकार है, नहीं ये निगेटिव है। ए सही है, आर गलत है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है टू इनकरेज मीनिंगफुल लर्निंग स्टूडेंट शुड बी मोटिवेटेड टू सेट, क्या होना चाहिए, गोल रेदर देन गोल, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा लर्निंग परफॉर्मेंस। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ले वाइगोस्की के अनुसार नए ज्ञान की संरचना किस क्षेत्र में होती है। उस क्षेत्र के बीच में पहला नंबर है जो कि बच्चा जानना चाहता है और शिक्षक के विचार से जिसका बच्चों को ज्ञान होना चाहिए, जो कि बच्चा जानता है और जो उसकी पहुंच के बहुत बाहर है। जो कि बच्चा जानता है और उसकी अभिभावकों के विचारों से जिसका उसे ज्ञान होना चाहिए। जो कि बच्चा जानता है और उसमें जानने का समर्थ है, यानी ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी शिक्षक को सीखने का मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए क्या करना चाहिए। बच्चों की स्मरण शक्ति और पेपर पेंसिल पर परखना चाहिए, नहीं। किसी मूल्यांकन परीक्षा में हाँ ना के केवल प्रश्न दोनों चाहिए, हाँ ना के प्रश्न दोनों चाहिए, ये भी नहीं होगा। अंकों के आधार पर विद्यार्थी की तुलना करना, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर 4 देखेंगे प्रत्येक पाच्य के कार्य का विश्लेषण करना और उनमें अवबोध में अंतर ज्ञात करना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कक्षा में सहज ज्ञान है चिंतन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। हाँ, बच्चों का सहज ज्ञान और अनुमान और उसके ज्ञानात्मक चिंतन को विकास करने में सहायक करते हैं, यहीं पे ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा। 2 को देखेंगे, नहीं सहज ज्ञान केवल कल्पना और उसे अलग ही रखना चाहिए, नहीं सहज ज्ञान चिंतन व्यक्तिपरक और अवैज्ञानिक है। हाँ, परंतु शिक्षक को तुरंत ही बच्चों को सही उत्तर बता देना चाहिए, इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अधिगम हेतु एक प्रेरक वातावरण देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। यह मानना चाहिए कि भावात्मक और संज्ञानात्मक पहलुओं में कोई संबंध नहीं है। यह मानना चाहिए कि भावात्मक और संज्ञानात्मक पहलू एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। 3 नंबर कह रहा है कि ज्ञानात्मक पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए और विद्यार्थी की भावनाओं को उपेक्षा नहीं करना है। 4 नंबर है विद्यार्थियों की भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और संज्ञानात्मक पहलुओं की उपेक्षा करनी चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि एकिक संरचना है। बुद्धि को 3 प्राथमिक मानसिक क्षमताओं में वर्गीकृत किया जाता है। बुद्धि एक व्यापक क्षमता है जो संकुचित ज्ञान और अनुभव पर निर्भर करता है। बुद्धि को विविध स्वतंत्र बुद्धियों में विभाजित किया जाता है जिसमें प्रत्येक का एक अद्वितीय जैविक आधार है। प्रत्येक का क्या है, अद्वितीय जैविक
आधार है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार बच्चों का नैतिक चिंतन बाह्य पुरस्कार और दंड द्वारा किस किस स्तर में नियंत्रित किया जाता है। वो जो कौन सा होगा, मतलब बाह्य कह रहा है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार बच्चों का नैतिक चिंतन बाह्य पुरस्कार और दंड द्वारा किस स्तर में, बच्चा में नैतिकता नहीं रहती है किसमें, 4 से 10 वर्ष जो होता है पूर्व परंपरागत यानी पूर्व पारंपरिक स्तर में इसमें बाह्य दंड एवं पुरस्कार द्वारा नियंत्रित होते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विद्यार्थियों के काम में त्रुटि क्या इंगित करती है। विद्यार्थियों के काम में त्रुटि जो है क्या इंगित करती है। विद्यार्थियों के अन्य समकक्षियों की तुलना में संज्ञानात्मक क्षमता, वयस्कों को सीधे निर्देशों के अभाव में विद्यार्थियों की अर्थपूर्ण सीखने की अक्षमता, विद्यार्थियों को निरुत्साह क्योंकि सीखना पूरी तरह से बाहरी ईमान पर निर्भर है। नहीं। 4 नंबर है विद्यार्थियों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से क्या है, भिन्न है यानी अलग है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अधिगम व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। उम्र और विद्यालय दोनों पर्यावरणीय कारक है। रुचि और समुदाय दोनों पर्यावरणीय कारक है। अभिरुचि जो है ना, अभिरुचि और अभिवृत्ति दोनों व्यक्तिगत कारक है। यही सही हो जाएगा 12 का 3 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, जीन पियाजे के अनुसार ह्यूमन बॉडी बॉर्न विथ सम इंसेक्ट एंड रिफ्लेक्स टर्म क्या है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा एस्कीमाज। माइंड मैपिंग नहीं होगा, ऑपरेशन नहीं होगा, एकोमोडेशन नहीं होगा। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 14 नंबर क्वेश्चन है कि समस्या समाधान की निम्नलिखित प्रक्रियाओं को वर्णन का मिलान करें। कलन विधि, स्व अनुभविक शोध प्रणाली, तुल्य रूपता और उपाय अंत विश्लेषण। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 1 का 2 कलन विधि में एक समस्या को हल करने की चरण दर चरण निर्धारित पदानुक्रमित विधि। बी का 4 हो जाएगा। बी का 4 देखेंगे, बी में क्या है, स्वानुभविक शोध प्रणाली, सही उत्तर प्राप्त करने की एक सामान्य नीति, सही उत्तर प्राप्त करने की एक सामान्य नीति। सी का 1 हो जाएगा तुल्य रूपता मतलब मिलती जुलती समस्याओं के समाधान को ध्यान में रखना। और ये बच जाएगा आपको डी का जो है 3 नंबर हो जाएगा। एक समस्याओं को उप लक्ष्यों में विभाजित करना, फिर प्रत्येक उप लक्ष्य को हल करना। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा सुझाई गई समग्र यानी 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट क्या प्रस्तावित करती है। स्व आकलन होना चाहिए, स्व समूह आकलन का समावेशन होना चाहिए, यही कहता है। यंत्रवत याद करने के कौशल, यंत्रवत याद करने का नहीं कहता है। विद्यार्थियों को पेपर पेंसिल आधारित श्रेणी में बांटना, ये भी नहीं कहता है। योगात्मक आकलन यानी समेटिव असेसमेंट, ये भी नहीं कहता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विकास की दिशा और क्रम बच्चे के लिए समान होते हैं। जो विकास की दिशा और क्रम बच्चे के लिए समान होते हैं, लेकिन हर बच्चा जो है अपनी गति के विकास, हर बच्चा अपनी गति से विकास होता है। बाल विकास के निम्नलिखित में से किसका सिद्धांत है, या पृथकता का सिद्धांत है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों और बचपन के बारे में समानायिकृत दावा करना कठिन है क्योंकि इसमें बहुत जो है बहुलता विविधता है। तर्क कह रहा है कि बचपन एक सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पना है। तो इसमें ए और आर दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करता, ए और दोनों गलत है। इसमें ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है एक की। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अपनी पहली पीढ़ी से पहली बार स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों शिक्षा के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। इनमें असफलता का डर पैदा करना चाहिए, नहीं, निगेटिव है। इनमें कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, ये भी निगेटिव बात है।
इनके लिए अलग कक्षा बनानी चाहिए ताकि दूसरों विद्यार्थियों पर नकारात्मक प्रभाव ना पड़े, ये भी निगेटिव है। इनकी संस्कृति यानी इनका जो कल्चर है ना उसका सम्मान करते हुए इनकी स्कूल की भाषा और संस्कृति से क्या करना चाहिए, परिचित कराना चाहिए। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के समाजीकरण की प्रक्रिया का सही व्याख्या करता है। बच्चे के संभाव्य गुण अनिहित शक्तियां अनुवांशिक सामग्री को पोषित होना निश्चित परिणाम है। बच्चे को सामाजिक परिवेश के द्वारा पूरी तरह से ढाला जा सकता है। 3 नंबर कह रहा है बच्चे का विकास अनुवांशिकता और परिवेशों का कारक का जटिल पारस्परिक प्रभाव है, यानी हेरेडिटी और इन्वायरमेंट का पारस्परिक प्रभाव है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कथन में है कि दृश्यों के एक संग्रह का इस्तेमाल करने और उसके बाद अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभव के आधार पर अधिगमकर्ता की संकल्पात्मक समझ को बढ़ावा देगा। कह रहा है कि दृश्यों के एक संग्रह का इस्तेमाल करने और उसके बाद अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभव पर आधारित चर्चा करना अधिगमकर्ताओं की संकल्पात्मक समझ को बढ़ावा देगा। तर्क में लिखा हुआ है कि अधिगमकर्ताओं उन्हें दी गई सामग्री क्रियाकलापों के आधार पर उनमें मौजूद विचारों को नए विचारों से जोड़कर सक्रिय रूप से ज्ञान की संरचना करते हैं। ए और आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या करता है ए की। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे एक सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य में अधिगम और ज्ञान के बारे में देखेंगे। शिक्षिका की मदद से विद्यार्थियों द्वारा स्वसंरचित होता है, केवल पाठ्य पुस्तकों द्वारा निर्देशित और निर्धारित होता है। शिक्षिका द्वारा विद्यार्थियों को प्रसारित किया जाता है, विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से खोजा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विद्यार्थी जिन्हें अधिगम विकार यानी लर्निंग डिसेबिलिटी है के सीखने के लिए निम्न में से कौन सा संस्कृति उपयुक्त है। विभिन्न शिक्षा शास्त्रीय पद्धति अपनाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 को भी देखेंगे। सख्त पटचर्या का पालन करना, ये निगेटिव है, सख्त पटचर्या का पालन नहीं करना है। मानकीकृत आकलन स्टैंडर्ड असेसमेंट, ये भी नहीं करना है। त्रुटि और गलतियों के लिए असहनशीलता नहीं करना है। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा में एक बच्चा अपने सहपाठियों से इस तरह का व्यवहार करता है जैसे उसके घर में बर्ताव किए जाते हैं। यह किसका उदाहरण है। वो क्या कर रहा है, संरचनावाद कर रहा है, सामाजिक संरचनावाद कर रहा है कि मानववादी शरण, नहीं, वो अवलोकन अधिगम ऑब्जर्वेशन लर्निंग कर रहा है। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जीन पियाजे के विकास सोपान सिद्धांत का सही चरण को क्रम पहचानिए। देखिए औपचारिक क्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, संवेदीगामक। देखिए पूर्व संक्रियात्मक जो है पहली अवस्था है, इसमें संवेदीगामक जो है पहली अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक दूसरी अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक तीसरी अवस्था है और औपचारिक संक्रियात्मक चौथी अवस्था है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक एक सीक्वेंस में हो जाएंगे। 25 नंबर क्वेश्चन को हम देखेंगे। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलापन को कैसे बढ़ावा देगी। ऑप्शन नंबर 1 है विद्यार्थियों को गैर रूढ़िवादी भूमिकाओं में प्रस्तुत करके। ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा। 2 को देखेंगे लड़कियों की स्त्रीवादी और लड़कों को पुरुषवादी विशेषताओं को प्रोत्साहित करके। निगेटिव है। जेंडर उपयुक्त अपेक्षा रखकर लड़कियों भाषा में अच्छा अंक करेगी और लड़के भाषा में लड़कियां जो है भाषा में अच्छा अंक करेगी और लड़के भाषा में। लड़कों और लड़कियों को अलग अलग अधिगम कार्य देकर जिसके लिए वह आनुवंशिकता रूप से तैयार है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की पहचान कैसे की जाती है। चुनौतीपूर्ण कार्यों के लिए क्या होंगे, वो तत्पर होंगे, सही है। किसी बाहरी अभिप्रेरणा के बिना काम करने की अक्षमता द्वारा, नहीं, क्षमता द्वारा होना चाहिए, अक्षमता द्वारा नहीं होना चाहिए। मौलिक सोच, इसमें मौलिक सोच होना चाहिए। और 4 नंबर कह रहा है बहुत संसाधनों की क्षमता द्वारा।
27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे के सिद्धांत की आलोचना प्रस्तुत करता है। पियाजे ने बच्चों को ज्ञान की सक्रिय संरचना करने वाला नहीं मानते हैं, ये निगेटिव है। पियाजे में विकास की प्रक्रिया को सतत माना था, विकास की प्रक्रिया को सतत माना था, ये भी नहीं होगा। पियाजे ने पूर्व संक्रियात्मक यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों की क्षमताओं को कम कर आंका है, यही करेक्ट आंसर है। पियाजे को यह विश्वास नहीं था कि बच्चे बुद्धिमान होते हैं, ये भी नहीं होगा। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से अध्यापक द्वारा अपनाई कौन सी तकनीकी संरचनात्मक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्या है हानिकारक है। अधिगम के लिए आकलन हेतु विभिन्न तरीके, पॉजिटिव हो जाएगा। विद्यार्थियों के सामाजिक प्रति संवेदनशील और विचारशील होना, ये भी पॉजिटिव है। विद्यार्थियों को कार्य सौंपते हुए अधिगम गति पर ध्यान रखना, अच्छा प्रदर्शन न करने वाले विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए काले स्टार देना, तो ये निगेटिव का निगेटिव हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चे मतलब के तरीके से सीखते हैं और तरीके से नहीं सीखते हैं। बच्चा जो है पहले वर्तुलाकार तरीके से सीखते हैं और रेखीय मतलब लीनियर तरीके से नहीं सीखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है एक शिक्षिका को उस विद्यार्थियों के लिए जो दृष्टिबाधित है, जो मतलब विजुअली यानी देख नहीं सकता है, के लिए निम्नलिखित के लिए क्या शिक्षा स्तरीय प्रदान करनी चाहिए। बहुत से सूक्ष्म मुद्रण संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहिए। जो विजुअली नहीं देख सकता है उसके लिए तो सूक्ष्म मुद्रण संसाधनों का इस्तेमाल नहीं करना है। बहुत से दृश्य प्रदर्शन देने चाहिए, नहीं ये भी। ब्लैक बोर्ड पर बहुत से कार्य करने चाहिए, नहीं। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मौखिक, यानी बातचीत का इस्तेमाल करना, मौखिक संकेत होने चाहिए ताकि उनकी कल्पना करने के अवसर मिले। थैंक यू, यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।